हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है लाइव क्लास में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी के इशू के बारे में क्लियर करिए, कोई इशू तो नहीं है। देन उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस यस कीर्तन के, विजय पटेल, हेलो हेलो। सभी लोगों को हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, फंडामेंटली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, एग्जाम को निकालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो डिटेल क्लासेस हैं उनको जरूर आपको कंप्लीट करना है। साथ साथ में ये जो सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, ये मेरा वादा है। बशर्ते आपको कनेक्ट होकर चीजों को समझना है। यहां पर एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है, उससे भी ज्यादा हद तक मैं जाके आया हूं। अभी ये सीरीज के माध्यम से आपको पता चलेगा। यानी कि यदि यहां पर आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में, तो आप समझ जाइएगा कि आपका टेक्निकल कहीं ना कहीं बेहतर है। अब ये जो सीरीज है वो कहीं भी ओपनली नहीं होगा, ये आप लोगों के एप्लीकेशन पर पेड क्लासेस में ही केवल चलने वाला है। यूट्यूब पर इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं लेके आऊंगा। उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स वास्तव में सीरियस हैं, कहीं ना कहीं उनको ही उस चीज की जरूरत है। ये बात को मैं भली भांति जो है समझ चुका हूं। तो ये जो है आप लोगों के लिए स्पेशली है, सो दैट कि आपका कंपटीशन ना बढ़े और आपके लिए कुछ पर्टिकुलर जो एक्चुअल में जो रूट कॉज है, जहां से आपका एग्जाम निकलने वाला है, वो चीजों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सारा कुछ ओके है सर, गुड इवनिंग। चलिए अब देखो, यहां पर समझिएगा, इस सीरीज में जो आप लोगों का लेवल 4, जो निमी का लेवल 4 का आप लोगों का जो ट्रेड थ्योरी है डीजीटी के द्वारा, उस मटेरियल से हम लोग पूरे मॉड्यूल वाइज, समझ रहे हो, यानी कि एक एक पेज जो आप लोगों के निमी के बुक का है, एक एक चैप्टर, हर एक चैप्टर से मैनुअली आप लोगों के लिए एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। जहां पे एक क्लास के पीछे मैं अपने 3 से 4 घंटे आपके लिए देने के लिए तैयार हूं। बस आपको ये जो मलाई है, जो मैं 3-4 घंटे देके आप लोगों के लिए जो कंटेंट निकाल के ला रहा हूं, केवल उसको कंज्यूम करना है। तो केवल आप यदि इतना एफर्ट अपने तरफ से डाल पाते हो, तो ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आपका एग्जाम कहीं नहीं छूटेगा, आपका एग्जाम आराम से निकल रहा होगा। बस इतना भरोसा लेके चलिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एनर्जेटिक हो, सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल का नाम है बेसिक फिटिंग मॉड्यूल। बेसिक फिटिंग मॉड्यूल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इस मॉड्यूल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को इंक्लूड ना किया जाए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन इंक्लूड किया जा रहा होगा। तो इस मॉड्यूल को हम लोग कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरह से जो नया पैटर्न है, नए क्वेश्चंस है, वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहां पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे एक एक क्वेश्चन को समझना है, आपको आंसर देना है, फीडबैक जरूर देना है, सो दैट कि मैं आपके लेवल को भी समझ सकूं कि कोर्सेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या लेवल बेसिकली है, जिससे कि चीजें मुझे समझ में आए और मैं उस लेवल से आपको तैयारी करा सकूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, एसआई सिस्टम में लेंथ की बेस यूनिट क्या है और इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आमतौर पर कौन सी यूनिट प्रेफर की जाती है। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाई द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज डिफाइंड बाय द एसआई सिस्टम and the preferred unit of length measurement typically used in engineering practice। क्या करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत ही ध्यान से आंसर देना है। अजय यहां पे ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, दीपेंद्र यहां पे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, सुनील यहां पे एमएम की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए, यहां पे यदि आपने क्वेश्चन पकड़ लिया, आपको एग्जामिनर नहीं हरा पाएगा, ये बस मेरा वादा है। बस आपको समझ के आंसर देना। बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर। पूजा कुमारी ए आंसर, सुनील ए आंसर, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है। अब देखो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइज, यानी कि यहां पे कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं पूछ रहा है, उसने एक कॉम्बिनेशन पूछा है। और वो कॉम्बिनेशन क्या है? तो सबसे पहला है बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज डिफाइन द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में
जो हमारा एसआई सिस्टम होता है मेजरमेंट का, उसमें लेंथ की बेस यूनिट क्या है। एंड सेकंड पूछा है, एंड द preferred unit of length measurement typically used in engineering practice। और हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिस यानी कि वर्कशॉप में जब हम लोग काम करता है एक फिटर, तो वहां पे कौन सी यूनिट को प्रेफर्ड किया जाता है, यानी कि वरीयता दी जाती है, ज्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन है मिलीमीटर और मीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन है, उसी सीक्वेंस में बताना है। तो बेस यूनिट क्या है, क्या मिलीमीटर है? नहीं, बेस यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर। एंड हम लोग किसको यूज करते हैं? मिलीमीटर को जनरली यूज करते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि बेस यूनिट मिलीमीटर है और हम ज्यादातर यूज करते हैं मीटर को, इसलिए यहां पे सीक्वेंस गलत है और पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा मीटर, यानी कि यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैच कर रहा है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सेंटीमीटर दे दिया। हम लोग वर्कशॉप में सेंटीमीटर यूज नहीं करते, गलत हो जाता है। सी ऑप्शन देखो, बेस यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, राइट है। एंड हम लोग ज्यादातर कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में? मिलीमीटर। यानी कि सी ऑप्शन में दोनों ही चीजें मैच कर रही हैं। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है? दोनों ही चीजें मैच कर रही हैं। इन द सेंस यहां पे हम लोग बोल सकते हैं द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज डिफाइंड बाय एसआई सिस्टम हमारी क्या होती है? मीटर होती है। एंड हम लोग किसको प्रेफर्ड करते हैं टिपिकली इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में? मिलीमीटर को। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन कहां से आया? ये तो सर कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके ही बुक से आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाता है, बशर्ते आप कितनी गहराई में पढ़ रहे हो, किन चीजों को समझ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये लेवल 4 का स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के सामने लगाया है। ये मैं सभी में नहीं दिखाऊंगा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको बिलीव हो सके कि मुझे कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आप इन डेप्थ चीजों को समझ सको। साथ में दोनों की सपोर्ट से, मैं इधर पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, आप उधर पूरा एफर्ट लगाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। ये आप मेरी क्लियर आंखों में ये चीज को देख सकते हो और मैं ये आपको वादा कर रहा हूं कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। यहां पे समझिएगा क्या बोल रहे हैं। यदि हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो व्हेन द मेजर एन ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी मेजर को, किसी ऑब्जेक्ट को जब मेजर करते हैं, वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग विथ ए नो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी कि कोई यूनिट है जो पहले से नॉन है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। जब तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इतने मिलीमीटर का है, क्योंकि मिलीमीटर स्केल हमारी एज स्टैंडर्ड है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई इज मीटर। यानी कि जो हमारी बेस यूनिट है वो क्या होती है? मीटर होती है। द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि एसआई में क्या होती है? मीटर होती है। साथ साथ में मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की हम बात करें, यूजुअली इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस द प्रेफर्ड यूनिट ऑफ मिलीमीटर, प्रेफर्ड यूनिट ऑफ हमारी क्या है? मिलीमीटर है। यहां पे आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन को उन्होंने क्या कंबाइन किया। ये पूरा का पूरा मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है जहां से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके खत्म हो चुके हैं। तो यहां पे मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? यहां पे कोई इशू तो नहीं है, यहां पे किसी भी स्टूडेंट्स को इशू नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन किस तरीके से तोड़ा जाता है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि भाई वो जमाना चला गया, आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। यहां जो है ना, अब आपको इस तरह से करना पड़ेगा और ये चीजें मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। यहां पे समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इंजीनियर्स स्टील रूल इन मीट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम एंड व्हाट स्टेप इज एसेंशियल टू अवॉइड पैरालैक्स एरर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंजीनियर के स्टील रूल की मीट्रिक और इंग्लिश सिस्टम में एक्यूरेसी क्या होती है। यानी कि मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम दोनों में ही इंजीनियरिंग स्टील रूल होते हैं। एक्यूरेसी पूछा है और पूछ रहा है कि यदि हमको रीडिंग लेते समय पैरेलक्स एरर से बचना है, उस कंडीशन में कौन सा तरीका है पैरेलक्स एरर से बचने का। ध्यान से समझिएगा, जो सिलेक्टेड चीजें हैं, मतलब जहां से
क्वेश्चन आना ही है, वही चीजें आपको लेके आ रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। केवल आप देखो, पढ़ो, समझो, आगे बढ़ जाओ, रिवाइज भी हो जाए, चीजें कंप्लीट भी हो जाए। हालांकि डिटेल्स में भी सारी चीजें कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी एक वार्म अप एंड आपको इस तरीके से कनेक्टिविटी मिल सके और एक आइडिया मिल सके कि एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस क्यों लगते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस कैसे आते हैं। तो इस दौरान इस सीरीज में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आपको हर एक फेस देखने को मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। तो यहां पे समझ पा रहे हो, तो इंजीनियरिंग स्टील रूल जो होता है उसमें मीट्रिक सिस्टम की यदि बात करी जाए तो इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, 0.5 mm। यदि ब्रिटिश सिस्टम की बात करी जाए तो ब्रिटिश सिस्टम में इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, 1/64 इंचेस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 0.5 मिलीमीटर, 1/64 इंचेस। एंड पैरेलैक्स एरर से कैसे बचा जाए, पैरेलैक्स एरर से बचने के लिए रीड डायरेक्टली टू अवॉइड पैरेलैक्स, यानी कि हम लोगों को जो स्टील रूल है उसको सीधे पढ़ना है। यानी कि ऐसा है, पैरेलैक्स एरर का मतलब क्या है, लाइन हमको क्या होता है ना, आगे या पीछे दिखाई देती है, समझ रहे हो। तो उसको यदि हम वर्टिकली पढ़ेंगे, जो हमारी ग्रेजुएशन है, यदि हमारी जो नजर है ग्रेजुएशन के वर्टिकल होगी, डायरेक्ट होगी, तो हमको पैरेलैक्स त्रुटि नहीं होगी, यानी कि देखने का एरर नहीं होगा। जो ग्रेजुएशन, जो रीडिंग एक्चुअल हमारे स्टील रूल में है, वो रीडिंग हमको दिखाई देगी। तो यहां पे मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां से 3 क्वेश्चंस पूछता है जनरली। एक तो मीट्रिक सिस्टम में स्टील रूल की एक्यूरेसी पूछ लेता है, ब्रिटिश सिस्टम में एक स्टील रूल की एक्यूरेसी पूछ लेता है, पैरेलैक्स एरर के बारे में पूछ लेता है। तो यहां पे 1 क्वेश्चंस में ऑल कंबाइन किया गया है सो दैट कि आपको चीजें समझ में आ सकें। सर आंसर बी, बट रीड वर्टिकली फॉर अवॉइड एरर, बिल्कुल करेक्ट, यही बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि रीड वर्टिकली या रीड डायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं मिलेगा। ये आपका लेवल 4 का जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लेवल 4 का आपका दिखाया गया है। ये कुछ ही क्वेश्चंस में दिखाऊंगा सो दैट कि आपको ये बिलीव हो सके कि ये वास्तव में एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है, कि आपके लिए आपका जो टीचर है वो वास्तव में मेहनत कर रहा है, आपको ये बिलीव हो सके। आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मतलब नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप भरोसा कर पाओगे। यहां पे देखिएगा, स्टील रूल आर मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। दिस रूल्स आर अवेलेबल इन लेंथ 150 मिलीमीटर, 300 and 600 millimeter. The reading accuracy of steel rule is 0.5 millimeter and 1/64 inches. क्या होता है, 1/64 इंचेस। एंड इसके हम लोगों को बेसिकली क्या करना होता है, डायरेक्टली एबव द स्केल टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। डायरेक्टली हम लोगों को उसके ऊपर से देखना होता है। कभी कभी देखो वो आपको वर्टिकल देगा, कभी डायरेक्टली देगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो कुछ भी दे सकता है, आपको उसकी इंटेंशन को समझना है, चीजों को समझना है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर का अगला क्वेश्चन है, यहां पे आपको आंसर देना है। 3rd नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, फटाफट से 3rd नंबर का राइट आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर आपका निकल के आएगा। क्वेश्चन बोला गया है, विच स्पेशलाइज्ड रूल इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ कीवेज और डायमीटर ऑफ ब्लाइंड होल्स where the ordinary steel rule cannot reach. This is the important question. यानी कि कौन सा स्पेशल रूल कीवेज की डेप्थ या ब्लाइंड होल के डायामीटर को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां सामान्य स्टील रूल पहुंच नहीं पाता है, जहां पे जो हमारा जनरल स्टील रूल है उसकी पहुंच नहीं है, वहां पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, यस यहां पे डी ऑप्शन, विकास यहां पे डी ऑप्शन, दीपेंद्र यहां पे डी ऑप्शन, कमल डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स डिटेल क्लासेस देखे हैं। अच्छा लगता है जब करेक्ट आंसर आता है, एक अपने आप में लगता है कि हाँ यार, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो सीरियस हैं, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये मेरा वादा है, यदि यहां आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो आपके एग्जाम्स में भी आंसर करेक्ट आएंगे, बशर्ते आगे जब टॉपिक डीप होते जाए वहां भी आपके इसी तरह से करेक्ट आंसर्स आते जाएं। यहां पे समझिएगा, यहां पे पूछा गया है किसके बारे में, कि ऐसा कौन सा स्टील रूल है, स्पेशलाइज्ड रूल इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ,
कीवेज और डायामीटर, यानी कि डेप्थ को मेजर करना है, कीवेज और डायामीटर को मेजर करना है ब्लाइंड होल्स के। तो उस कंडीशन में यानी कि ब्लाइंड होल जो है उसके डेप्थ को मेजर करना है, कीवेज की डेप्थ को मेजर करना है। साथ साथ में ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर साधारण स्टील रूल नहीं पहुंच पाते हैं। कोई गहराई वाली जगह में ऐसा स्लॉट कटा हुआ है या जहां पे काफी कम जगह है, उस जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, फुल फ्लेक्सिबल स्टील रूल ओनली 300 mm। क्या कोई फुल फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है हमारा? नहीं। और उसका यहां इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। शॉर्ट स्टील रूल सेट 1 इंच लॉन्ग, क्या जो शॉर्ट स्टील रूल है 1 इंच लंबा उसको इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए, या टेपर्ड एंडेड स्टील रूल फॉर आउटसाइड साइजेस। और टेपर्ड स्टील जो हमारा टेपर्ड एंडेड स्टील रूल होता है आउटसाइड साइजेस के लिए तो उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। समझ रहे हो? यहां पे देखो डी ऑप्शन में बोल रहा है नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल यानी कि पतला स्टील रूल, समझ रहे हो, जो विड्थ में सकरा हो। और यहां पे बोला गया है नैरो स्टील रूल लगभग 5 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मिलीमीटर मोटाई। यहां पे उसकी एक वो भी दिया गया है कि लगभग कितना चौड़ा होता है और कितना मोटा होता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर इसका नेम ही क्लियर है, नैरो स्टील रूल। तो जहां पे हमारा साधारण स्टील रूल नहीं पहुंच पाता है उस जगह पर हम लोगों को यदि किसी स्लॉट की गहराई को मेजर करना हो या फिर हम लोगों को किसी ब्लाइंड होल की डेप्थ को मेजर करना हो, उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नैरो स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से होता है नैरो स्टील रूल? कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि ये इसकी चौड़ाई है। विड्थ जो थिकनेस है वो लगभग 2 मिलीमीटर की होती है। और इसका यूज वहां किया जाता है, यहां पे ध्यान रखिएगा किस जगह पर किया जाता है, where the ordinary steel rule cannot reach। समझ रहे हो? जहां पे साधारण स्टील रूल नहीं पहुंच सकता। साधारण स्टील रूल चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि ये केवल और केवल 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। तो जो सकरी जगह है, नैरो स्पेस है, वहां पर भी ये चला जाता है। देखो समझिएगा, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो हमारा टॉपिक होता है, हम कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। इन प्रैक्टिकल आधार वहीं से वही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। जो हमारा मेन पर्पस है नैरो स्टील रूल का, वो क्या है, उसका यूज क्या है, यहां पे कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद यहां से कोई क्वेश्चंस आने की गुंजाइश नहीं बचती। तो आपको टॉपिक को ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीजों को माइंड लगाना है, आपको एक अटेंशन ये भी होना चाहिए, इतनी आपके अंदर विजडम होनी चाहिए कि आप उस टॉपिक से ये समझ सकें कि एग्जैक्टली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से क्या बन सकता है। समझ रहे हो ना? तो वही ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, सो दैट कि यहां से केवल ये क्वेश्चंस पर नहीं, आपको ये सीखने को मिले, समझने को मिले कि कैसे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा समझने को मिले कि जब आप डिटेल्स पढ़ो तो आपको वो आइडिया लग जाए। और यहां पे स्पेशल चीज ये है कि जब भी मैं आपको डिटेल्स पढ़ाता हूं, क्योंकि इतने सारे पेपर, इतने सारे एमसीक्यू हम लोगों ने कवर किए हैं, जितने भी पुराने पेपर्स हुए उनको कवर किए हैं, तो हर एक टॉपिक से इतना क्लियर आइडिया है कि कैसा क्वेश्चंस आएगा, कहां पे स्टूडेंट्स फंस सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करता रहता हूं। तो ये एक एक्सपीरियंस का आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पे समझिएगा, 4 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और 4 नंबर के अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर इन्होंने पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर बोथ मीट्रिक एंड ब्रिटिश सिस्टम। मीट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार कौन सा कन्वर्जन सही है, कौन सा कन्वर्जन हमारा सही है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या 1 फॉरलॉन्ग बराबर 8 माइल होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर यानी कि डीएम होता है। क्या यहां पे 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है और 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। क्या करेक्ट होगा यहां पे, या फिर 1 माइल इक्वल टू 8 फॉरलॉन्ग होता है एंड 1 डीएम बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 फुट बराबर 12 इंच होता है एंड 1 डीएम बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। देखो एक एक क्वेश्चन में गहराई है, समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा।
क्या करेक्ट आंसर है, यहां पे क्या राइट आंसर आपका निकल के आएगा। देखो क्वेश्चन लग रहा होगा कि ऑप्शन ये भी करेक्ट है, ऑप्शन वो भी करेक्ट है, लेकिन मैं बार बार आपको इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा हूं कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है, जब ही आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। क्या करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है यहां पे, बताइए भाई। पूजा कुमारी थर्ड का डी दे रहे हैं, अवय डी दे रहे हैं, कीर्तन डी दे रहे हैं, गुलमोहन डी दे रहे हैं यहां पे। बी ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन आ रहा है ना, बी ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन आ रहा है आपका। चलिए अब यहां पे समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं एक एक ऑप्शन को। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, जो लोग यहां पे बी ऑप्शन दे रहे हैं उनके लिए। क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ मीट्रिक एंड ब्रिटिश। तो यहां पे जब भी इस तरीके से देगा तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस का, कि पहला वाला जो फिगर है वो मीट्रिक सिस्टम का होना चाहिए और दूसरा जो है वो ब्रिटिश का होना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे ये भी मीट्रिक का है जबकि यहां ब्रिटिश होना चाहिए, एंड ये भी यहां अपोजिट कर दिया। स्टेटमेंट करेक्ट नजर आ रहा है लेकिन यहां अपोजिट आपको नजर आ रहा है, तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो बी वालों को क्लियर है कि बी ऑप्शन क्यों गलत है और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। उसके बाद में यदि हम सी ऑप्शन में देखें, 1 माइल बराबर 8 फॉरलॉन्ग्स होता है, बिल्कुल सही है। एक डीएम बराबर क्या होता है, एक डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर होगा, 1000 सेंटीमीटर होगा। देखते हैं यहां पे थोड़ा समझिएगा, दो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, यहां पे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम में बात करें, 1 माइल बराबर 8 फॉरलॉन्ग्स होता है, यानी कि यहां पे यदि हम लोग देखें, देखिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। 1 माइल बराबर 8 फॉरलॉन्ग्स या 1 फुट बराबर 12 इंचेस, कोई ऑप्शंस यहां पे मैच कर रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके लिए 2 बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन जब तक सिंपल आते हैं, जब तक हमारे अदर जो कन्वर्जन है वहां पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जिस समय हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड आ जाते हैं वहां पे ध्यान जाता है, यार ये तो मेरी बुक में था, जबकि मेरी आदत थी हर बार मैं बुक को पढ़ता था, केवल मुझे माइक्रोन देखने की आदत थी कि एक 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, या 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सभी देखने की आदत थी, बाकी चीजें मैं नहीं देखता था। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे यदि लेंथ की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 1 माइल होता है उसमें क्या होता है 8 फॉरलॉन्ग्स होते हैं। मीट्रिक सिस्टम में एक डीएम में 10 मीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे कि यहां पे देखोगे एक डैम में यानी कि 1 डेसीमीटर में 10 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इस तरह से 1000 सेंटीमीटर हो जाते हैं। लेकिन यहां पे भी कहीं ना कहीं हमारा सीक्वेंस गड़बड़ नजर आ रहा है। तो देखो यहां पे भी ब्रिटिश है, यहां पे भी ब्रिटिश है, यहां पे भी ब्रिटिश है और यहां पे भी ब्रिटिश है। तो यहां पे कहीं ना कहीं सीक्वेंस में वो किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस की तरफ भी आप जाओगे तो यहां पे जो लोग इसको भी दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि सीक्वेंस मैच ही नहीं कर रहा है। यहां पे भी हमारा सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, एंड ये वाला ऑप्शंस भी हमारा करेक्ट निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चंस की जो फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहां पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे एंड मल्टीपल ऑप्शंस यहां पे नजर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस में मेरा समझाने का मतलब, इसको स्किप करिए क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस यहां पे करेक्ट नजर आ रहे हैं हम लोगों को। तो यहां पे केवल मेरा समझाने का मतलब ये है, यदि इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखने लगे तो आपको क्या चीज क्लियर होना चाहिए, जो कन्वर्जन है वो क्लियर होना चाहिए, ना केवल मीट्रिक में जबकि ब्रिटिश में। कई बार वो क्या करता है
यहां पे आपसे इंच के बारे में, चाहे फुट के बारे में, या यार्ड के बारे में, या फॉलोंग्स के बारे में, या 1 माइल के बारे में। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉलोंग्स, क्योंकि चांसेस इज वेरी मच हाई कि अभी आपके जो रिसेंटली एग्जाम्स होने वाले हैं, जहां पे स्पेशली लेवल 4 का सिलेबस दे रहे हैं, वहां पे वो कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक तो वही है, वहां पे आपको फंसाने की, सो दैट कि आपको फंसना नहीं है, चीजों को समझना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होना बेहद जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो 5 नंबर का अगला क्वेश्चन है, विच मेंटेनेंस प्रोसीजर इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग अ स्टील रूल फ्रॉम डैमेज एंड रस्ट। यानी कि स्टील रूल को डैमेज और रस्ट से बचाने के लिए कौन सा मेंटेनेंस स्टेप अनिवार्य है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस कि स्टील रूल को डैमेज और रस्ट से बचाने के लिए कौन सा मेंटेनेंस स्टेप अनिवार्य है? जो हमारा स्टील रूल है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमको डैमेज और रस्ट यानी कि जंग से बचाना होता है। तो उसके लिए हम क्या स्टेप उठाते हैं? फटाफट से आंसर दे दीजिए। यहां पे तो कुछ है नहीं, कई बार हमने देखा है सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर ये पूछे जाते हैं। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शन ए दे रहा है एब्रेसिव क्लीनर और तापमान नियंत्रण का उपयोग करें। क्या हम एब्रेसिव क्लीनर का प्रयोग करते हैं? जी नहीं। या फिर एज को नियमित रूप से तेज करें। जो हमारा एज है स्टील रूल का, क्या उसको तेज करना चाहिए? अरे तेज करोगे तो वो तो छिदेगा ना, यानी कि वो तो घाव कर देगा। शार्प रहेगा तो हमको जो है कहीं ना कहीं कटने का डर रहेगा, एक्सीडेंट करेगा। तो ये तो अपोजिट बोल रहा है, ये भी गलत है। अप्लाई थिन ऑयल लेयर एंड डू नॉट कीप विथ कटिंग टूल्स, यानी कि हल्की तेल की परत लगाना होता है और कटिंग टूल के साथ कभी भी नहीं रखना होता है। तो जब भी यहां पे रख रखाव एंड मेंटेनेंस का क्वेश्चंस पूछता है स्टील रूल के बारे में, तो आपसे ये क्वेश्चंस जरूर पूछता है कि जब हमारा स्टील रूल यूज में नहीं है, उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, या उसको रस्ट या डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो नेवर कभी भी हमको कटिंग टूल्स, जो हमारे कटिंग औजार है, उनके साथ उसको नहीं रखना चाहिए, और रखते समय हमेशा ऑयल की एक पतली परत लगा के रखना चाहिए, सो दैट कि उसके ऊपर कोई जंग ना लगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, कई सारे स्टूडेंट्स के राइट आंसर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। 6 नंबर का अगला क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट स्टील रूल। शॉर्ट स्टील रूल जो होता है, शॉर्ट स्टील रूल की विशिष्टताएं एंड उपयोगिता क्या है? स्पेसिफिकेशन एंड यूजेस के बारे में आपसे पूछा गया है। 6 नंबर का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। जो शॉर्ट स्टील रूल है उसकी विशिष्टताएं और उपयोगिताएं, यानी कि स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस की बात की जा रही है। यह रूल पतली स्लॉट्स और ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए उपयोग होता है, और यह 1/8 इंच से 1/2 इंच तक टेपर में उपलब्ध होता है। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? या फिर दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है इसमें 4 छोटे रूल होते हैं जो 1/16 के एक तरफ और 1/32 के दूसरे तरफ ग्रेजुएटेड होते हैं। क्या यह ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन यहां पे बोल रहा है यह सीमित या मुश्किल से पहुंचने वाले स्थानों में माप के लिए अत्यंत उपयोगी है, और यह 5 छोटे रूल्स का एक सेट है जिसमें प्रत्येक रूल एक तरफ 32 यानी कि 32 और दूसरी तरफ 64 में ग्रेजुएटेड होते हैं। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्या ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? बताइए, क्या ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? ध्यान से बताइए। 5 नंबर की यदि 6 नंबर की यदि बात करें तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? सबसे पहले किस रूल की बात कर रहा है? यहां पे शॉर्ट स्टील रूल की बात कर रहा है। शॉर्ट स्टील रूल हमारा किस तरीके से दिखाई देता है? इस तरीके से हमारा शॉर्ट स्टील रूल दिखाई देता है। तो यहां पे क्या है, जो शॉर्ट स्टील रूल है यहां पे ये हमारा 32 भागों में डिवाइड रहता है, दूसरी तरफ 64 भागों में डिवाइडेड रहता है। ये वाला जो ग्रेजुएशन आपको नजर आ रहे हैं, है ना? यहां पे ध्यान दीजिएगा
क्या बोल रहे हैं कि यह सेट संकीर्ण या मुश्किल से पहुंचने वाली जगहों में माप लेता है। लेकिन यह किसको मेजर करता है, ध्यान दीजिएगा, यह किसको मेजर करता है, क्योंकि अभी हमने देखा था नैरो स्टील रूल, वो भी जहां पे साधारण स्टील रूल नहीं पहुंच पाता उसका प्रयोग भी वहां पे कर रहे थे। वो क्या मेजर कर रहा था बेसिकली, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है वो ये बेसिकली विड्थ को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, विड्थ को मेजर करेगा। वो हमारा डायरेक्टली हम इंसर्ट कर रहे थे किसी स्लॉट में, वो हमारे डेप्थ को मेजर कर रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा एक हैंडल है, हैंडल की वजह से उस संकीर्ण जगह में चला जाता है, और जैसे ही हम घुमाएंगे तो हमारा क्या है, ये जो है विड्थ को कहीं ना कहीं मेजर करेगा। और ये जो है अलग अलग सेट में उपलब्ध होता है। क्या होता है, अलग अलग 5 स्मॉल रूल्स होते हैं जिसको हम लोग होल्डर के साथ में क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे क्या सी ऑप्शन में उसने बोला है, सी ऑप्शन की यदि बात करें तो सी ऑप्शन में यहां पे क्या बोला गया है, यह सीमित या मुश्किल से पहुंचने वाले स्थानों के माप के लिए अत्यंत उपयोगी है, और यह 5 छोटे रूल्स का एक सेट होता है जिसको हम लोग हैंडल के साथ में अटैच करते हैं, जिसमें प्रत्येक रूल एक लगभग 32 का होता है, अभी हमने देखा, दूसरी तरफ 64 में ग्रेजुएटेड होता है। तो इस तरह से इसका स्पेसिफिकेशन बेसिकली दिया हुआ है। तो इस तरह से वो ऑप्शंस जो है आपको दे सकता है कि आपको इस रूल के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं। नेक्स्ट यदि देखें, अगला क्वेश्चन को समझिएगा, 7 नंबर का अगला क्वेश्चन है। 7 नंबर का अगला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यदि हम लोग 7 नंबर की बात करें। बहुत बढ़िया, क्या निकल के आ रहा है, यदि 7 नंबर की बात करें, यहां पर पूछा गया है टेपर्ड स्टील रूल डिजाइन एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। किसके बारे में, जो टेपर्ड स्टील रूल है उसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है, और इसके टेपर का आयाम क्या है। समझ रहे हो, मैकेनिकों द्वारा, यानी कि जो ऑपरेटर है उसके द्वारा जो हमारा टेपर्ड स्टील रूल को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, और इससे इसके टेपर का आयाम क्या है, टेपर का आयाम क्या है, किस टेपर में ये होता है, और क्यों इसको ऑपरेटर प्राथमिकता देता है, क्या रीजन है प्राथमिकता देने का। देखो समझिएगा, यदि टेपर्ड स्टील रूल आपने देखा है और आप उसको क्लियरली देख के ये चीज समझ में आ रही है कि इसका यूज कैसे होगा, थ्योरी के बिहाफ पे यदि प्रैक्टिकल आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आराम से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ ले आप जवाब दे पाओगे। यदि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हो कि टेपर्ड स्टील रूल है क्या, किस तरफ टेपर होता है, कैसा होता है, इमेज ही आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, आपने देखा ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, वो फिर आपको कहीं भी फंसा सकता है। और यदि चीजें क्लियर हैं तो कहीं भी फंस जाए आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, इसका टेपर 5 मिलीमीटर चौड़ाई से 2 मिलीमीटर चौड़ाई तक होता है, जो इसे केवल बाहरी आयामों को मापने की अनुमति देता है। बाहरी आयाम मतलब जो हमारा अलाइंग मेजरमेंट ओनली ऑफ आउटसाइड साइज, यानी कि बाहरी साइज को मेजर करना, आउटसाइड साइड को मेजर करना। क्या, जो हमारा टेपर एंडेड स्टील रूल है, जिसके जो छोर होते हैं, जो एंड होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, एंड इस तरीके से टेपर होते हैं, इस तरीके से एंड क्या होते हैं, टेपर होते हैं। क्या इससे हम बाहरी आयाम को मेजर कर सकते हैं, यानी किसी वर्कपीस के डायामीटर को मेजर करना है, क्या ये स्टील रूल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये एक वर्कपीस में स्लॉट कटा हुआ है और इस स्लॉट की मुझे विड्थ को मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टील रूल को यहां से डालूंगा और जहां पे ये टकरा जाएगा, यहां पे ये टकरा जाएगा इधर और इधर, तो वही मेरा माप होगा। तो यहां पे क्या है, मैं ऐसे डेप्थ में मेजर करूंगा तो जहां वो फंस जाएगा वहां वो उसका माप होगा। तो ये ओनली इंटरनल आयाम को, यानी कि जो इंटरनल डायमेंशन है उसको मेजर करेगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। जैसे यहां पे एक वर्कपीस है और इस वर्कपीस में यहां पे एक हॉल है, समझिएगा ये हॉल है। यदि मैं इसमें टेपर एंडेड स्टील रूल को डालता हूं तो ये टेपर है, आगे से तो इसमें इंटर कर जाएगा, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, अटक जाएगा, और जहां पे वो अटकेगा वही उसका क्या होगा, बेसिकली साइजेस निकल के आएगा। तो इसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल आयाम को
जांचने के लिए। तो यहां पे बेसिकली क्या बोल रहा है, यदि यहां पे देखोगे तो ये आउटसाइड साइज की बात कर रहा है, गलत हो जाता है। साथ साथ में सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि इट कम्स इन 5 लेंथ फ्रॉम 1 बाय 4 इंचेस टू 1 इंचेस। क्या ये 5 साइजेस में अलग अलग साइजेस में होता है? तो ऐसा नहीं है, इसमें तो एक ही हमारा रूल है जिसको आगे से क्या कर दिया गया है, टेपर कर दिया गया। आगे से क्या कर दिया गया, टेपर कर दिया गया। तो ये अलग अलग साइज में नहीं मिलता है। जैसे कि हमने शॉर्ट स्टील रूल को देखा, वो अलग अलग साइजेस में होता है। 1/4 से अलग अलग 5 सेट होते हैं जिसको हैंडल में सेट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यह 2 इंच ग्रेजुएशन पर 1/2 इंच चौड़ाई से शुरू होकर अंत में 1/8 इंच चौड़ाई तक टेपर होता है, जिससे यह छोटे हॉल्स, यानी कि जो छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो हिस्सा है ये वाला जहां पे सबसे ज्यादा चौड़ा है वो 1/8 इंच का है। तो यहां से हम लोग कितने चौड़े, 1/8 इंच चौड़ाई तक टेपर होता है, तो उतने ही चौड़े हॉल जो होंगे उसको मेजर कर पाएंगे, उस साइज के हॉल्स को मेजर कर पाएंगे, या उस साइज के कोई स्लॉट कटे हुए उसको मेजर कर पाएंगे, या रिसेसेस को मेजर कर पाएंगे। तो ये जो है आंतरिक साइज को मेजर करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसके लिए? इंटरनल, जो हमारा इंटरनल साइजेस होते हैं उनके लिए हम लोग मेजर यहां पे करते हैं। तो करेक्ट आंसर इस कंडीशंस में क्या होगा, यहां पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा? ये दोनों ही जो हमारे रूल है वहां से क्वेश्चन आता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाना चाहूंगा क्योंकि यहां पे फंसना नहीं, क्वेश्चन आने की संभावना है। स्टील रूल विथ टेपर एंडेड, जैसे कि नेम से क्लियर है कि इसके जो एंड होंगे, छोर होंगे, वो क्या होंगे, टेपर होंगे, जैसे कि यहां पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यह नियमित यांत्रिकी के साथ पसंदीदा होता है क्योंकि हमको किसी छोटे साइज के हॉल को चेक करना है, हम डायरेक्टली उसमें डालेंगे, हमको साइजेस पता चल जाएगा, क्योंकि जहां अटकेगा हम देखेंगे अच्छा ये यहां अटका है तो इसकी विड्थ कितनी है, हमको वो चीज क्लियर मेंशन है, तो वहां पे हम लोग उसको समझ जाएंगे। साथ साथ में यहां पे क्या बोला गया है, यदि हम लोग थोड़ा सा इसका यूज के बारे में बात करें, जो हमारे छोटे छेद होते हैं किसके लिए यूज करते हैं, इनसाइड साइजेस फॉर स्मॉल हॉल, नैरो स्लॉट्स, ग्रूव्स, रिसेसेस, यानी कि जो भी इंटरनल साइजेस हैं लेकिन छोटे साइज के हैं वहां पे इस्तेमाल करेंगे। दिस रूल हैज अ टेपर फ्रॉम 1/2 इंच विड्थ एट द 2 इंच ग्रेजुएशन टू 1/8 इंच। 2 इंच तक ग्रेजुएशन होती है, लेकिन यहां पे जो हमारा चौड़ा हिस्सा है आगे वाला जो हिस्सा है 1/2 इंच का होता है। आधे इंच से लेके 1/8 इंच जो हमारी चौड़ाई है, 1/8 इंच तक हम जो है कहीं 1/8 से 1/2 इंच तक की विड्थ को हम लोग मेजर करते हैं, या जो है हॉल के साइज को मेजर करते हैं। तो यह 2 इंच ग्रेजुएशन पर 1/2 इंच चौड़ाई से शुरू होकर अंतिम सिरे यानी कि छोर पर 1/8 इंच टेपर होता है। आगे छोटा रहेगा, पीछे कैसा होगा, बड़ा होगा। तो उस साइज तक, आधा इंच के साइज तक हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, जो बड़ा एंड है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहां से वो कोई भी क्वेश्चंस इस तरीके से बेसिक एप्लीकेशंस का क्वेश्चंस पूछ सकता है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चंस पूछ सकता है, साइजेस का क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन दे, हमको क्या है, फंसना नहीं है, चीजों को समझना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, 8 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आएगा 8 नंबर का? फटाफट से बताइए 8 नंबर का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि यहां पर समय, व्हाट मटेरियल इज एन स्क्राइबर मेड ऑफ एंड व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन इट इज नॉट इन यूज। यानी कि जो हमारा स्क्राइबर होता है वो किस मटेरियल से बना होता है, और जब स्क्राइबर का उपयोग हम नहीं करते हैं उस कंडीशन में कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन का हमको ध्यान में रखना होता है। तो क्या राइट आंसर यहां पे निकल के आएगा, बताइए 8 नंबर का क्या राइट आंसर है? फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट करिए, सो दैट कि मैं आइडिया लगा पाऊं कितने स्टूडेंट्स जो है करेक्टली जवाब दे रहे हैं। अजय डी ऑप्शन, विक्रम सिंह का डी ऑप्शन, आकाश यहां पे डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा। अतुल डी ऑप्शन, संजय डी ऑप्शन, विकास डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। स्क्राइबर जनरली किससे बना होता है? हाई कार्बन स्टील से बना होता है,
एंड हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है इसके पॉइंट को। साथ साथ में यहां पे उसका जो शार्प पॉइंट होता है, आगे वाला तीखा किनारा होता है, वो उससे बचने के लिए, कहीं उससे एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्क लगा देते हैं। उसके आगे वाले हिस्से पर क्या लगा देते हैं, कॉर्क प्लेस कर देते हैं, ताकि शार्प पॉइंट हमारे अंदर चुभे ना, जो है एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। देखो अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील एंड क्रोम प्लेट, तो यहां पे गलत हो जाता है, बिकॉज हमको पता होना चाहिए स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील गलत हो जाता है, हाई स्पीड स्टील गलत हो जाता है, हाई कार्बन स्टील यानी कि HSS से इसको बनाया जाता है, एंड हाई कार्बन स्टील HCS से बनाया जाता है, और हाई कार्बन स्टील से बना है इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, जिससे कि जब हम लोग मार्किंग करें तो उसका पॉइंट जो है वो खराब ना हो। तो यहां पे क्या देख सकते हैं, स्क्राइबर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड इज हार्डेंड टू मेंटेन अ शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट को हम लोग मेंटेन कर सकें। टू प्रिवेंट इंजरीज द टिप मस्ट बी कवर्ड विथ अ कॉर्क, यानी कि जो टिप होती है उसको कॉर्क से हम लोग कवर्ड कर देते हैं, जिससे कि कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। अगला क्वेश्चन यहां पर समझिएगा, डिवाइडर की साइज किस आधार पर निर्धारित होती है और उसकी सामान्य साइज रेंज क्या होती है। On what basis is the size of an divider determined and what is the standard size range? बताइए क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा यहां से। 9 नंबर का क्या राइट आंसर निकल के आएगा। जो डिवाइडर होता है उसकी साइज को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, एंड साथ साथ में स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो साइज क्या होता है, आपसे ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा, विक्रम सिंह सी ऑप्शन, अजय सी ऑप्शन, पूजा कुमारी डी ऑप्शन, विकास सी ऑप्शन, प्रीति टेकाम सी ऑप्शन, संजय, बहुत बढ़िया। अलग अलग ऑप्शन आप लोगों के निकल के आ रहे हैं, ज्यादातर कैंडिडेट के सी ऑप्शन, कुछ कैंडिडेट के डी ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। यहां पर समझिएगा, यदि हम डिवाइडर के साइज की बात करें तो डिवाइडर साइज हम लोग कैसे लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम डिवाइडर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ फुलकर्म या पिवोट। यानी कि डिवाइडर में 2 लेग होती हैं हमारी, क्या होती हैं, 2 लेग होती हैं, और ये दोनों लेग किसी पॉइंट के ऊपर जाके जुड़ी होती हैं। ये जो पॉइंट है इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पिवोट पॉइंट या फिर फुलकर्म। फुलकर्म वो वाला हिस्सा है जहां से हम लोग दोनों लेग को ओपन या क्लोज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पिवोट पॉइंट कहलाएगा, जहां पर दोनों लेग आपस में जुड़ी होती हैं। तो हमारा जो डिवाइडर का साइज होता है वो इस फुलकर्म से पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, ये हमारा क्या होता है, डिवाइडर का साइज कहलाता है। समझ में आई। तो यहां पे सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम डिवाइडर पॉइंट टू सेंटर ऑफ फुलकर्म, यानी कि जो जुड़ा हुआ है यहां पे पिवोट लगा हुआ है उसका सेंटर। और इसका जो नॉर्मल साइज होता है वो कितना होता है, 50 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक जनरली साइजेस अवेलेबल होते हैं, जिनको हम जनरली प्रयोग करते हैं। एंड यहां पे डी ऑप्शन में क्या बोला, मैक्सिमम ओपनिंग डिस्टेंस बिटवीन लेग, क्या दोनों लेग मैक्सिमम कितनी ओपन हो रही है उससे साइज लेते हैं, नहीं। हमारा साइज क्या होता है डिवाइडर का, डिस्टेंस फ्रॉम द डिवाइडर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ फुलकर्म। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और एग्जाम में आने पर क्या होता है ना, आपको आपने पढ़ा तो होता है लेकिन यदि उसकी तरफ फोकस नहीं किया है, एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो आप क्या एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। और यदि एग्जाम में कंफ्यूजन आया तो क्वेश्चंस गलत ही तरफ पता नहीं क्यों जाता है, वो कहीं ना कहीं माइंड गलत ही चलता है। ऐसा लगता है यार यही तो लाइफ का सवाल है, तमाम थॉट आएंगे और आप कहीं ना कहीं गलत उत्तर टिक कराओगे। तो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, लेकिन हमको इतनी क्लियरिटी होना चाहिए कि हमको कॉन्फिडेंस हो कि हम जो आंसर लगा रहे हैं वो करेक्ट है। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब हम खुद क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, चीजों को देखेंगे, या हम क्लासेस देखोगे, तो वहां से आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। जैसे कि यहां पे आप लोग
ये डिवाइडर देख पा रहे होगे, डिवाइडर में ये हमारा क्या है, यहां पर फलकर्म है या पिवोट है, दोनों लेग जुड़ी हुई हैं, ये हमारे डिवाइडर का पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइडर के साइज के रूप में देखा जाता है। अलग हमारे अलग अलग इसके और पार्ट्स नेम है। ये हमारा पैग है, स्प्रिंग लगा हुआ है, साथ में ये हमारा बॉल है, यहाँ पे नर्ल नट है, वॉशर लगा हुआ है, ये हमारी लेग है जिससे कि हम दोनों को लेग को ओपन करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं है। तो डिवाइडर साइज इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट टू द फलकर्म सेंटर। द कॉमन साइज रेंज इज 50 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर। इसका कॉमन साइज बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, यहां पे बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, क्या राइट आंसर यहां पे निकल के आएगा। 10 नंबर का राइट आंसर फटाफट से कमेंट करिए। डिवाइडर पॉइंट को तेज रखने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है और ग्राइंडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। विच मेथड इज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग डिवाइडर पॉइंट्स एंड व्हाई शुड ग्राइंडिंग बी अवॉइडेड। क्यों हम लोग डिवाइडर का जो पॉइंट है उसको तेज करने के लिए ग्राइंडिंग का उपयोग नहीं करते हैं, और कौन से मेथड से हम डिवाइडर के पॉइंट को शार्प करना या बरकरार उसकी शार्पनेस को रखने के लिए हम क्या करते हैं। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। आकाश दहाइया यहां पे सी ऑप्शन, राहुल खन्ना, अजय, बहुत बढ़िया भाई, रंजन कुमार, सुनील, बहुत बढ़िया। सभी का क्या ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन निकल के आ रहा है। देखो समझिएगा, यहां पे तो ग्राइंडिंग इज बेटर, तो यहां पे तो क्वेश्चन में ही बोला गया है व्हाई शुड ग्राइंडिंग बी अवॉइडेड, यानी कि ये तो क्वेश्चन समझ के ही क्लियर हो रहा है कि डिवाइडर के पॉइंट को ग्राइंडिंग के माध्यम से तो तेज करते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में ही पूछा है कि क्यों ग्राइंडिंग को अवॉइड किया जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ग्राइंडिंग इज बेटर। सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे बोला है फ्रीक्वेंट शार्पनिंग विथ एन ऑयल स्टोन। हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट शार्पनिंग, यानी कि जल्दी से शार्प करने के लिए जो ऑयल स्टोन होता है उस स्टोन के ऊपर हम लोग इसका जो हमारा डिवाइडर है उसके पॉइंट को तेज करते हैं घिस के, तो ये बेहतर है। ग्राइंडिंग मेक्स द पॉइंट सॉफ्ट। ग्राइंडिंग यदि हम लोग करेंगे तो ग्राइंडिंग में अवॉइड क्यों किया जाता है, क्योंकि यदि हमने ग्राइंडिंग करी तो ग्राइंडिंग करने से क्या होगा, जो पॉइंट है हमारा डिवाइडर का वो गर्म होगा। और हमने क्या देखा है कि यदि हम स्टील को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, और उस वजह से उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं, और उसी को हम हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो यदि हम ग्राइंडर के ऊपर गर्म करेंगे तो रगड़ खाने से उसका जो पॉइंट है वो गर्म होगा, और फिर धीरे धीरे यदि ठंडा होगा तो उस कंडीशन में जो पॉइंट है, जो हमने हार्डनिंग प्रोसेस के माध्यम से उसको हार्ड किया था, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस में बदल जाएगा। और इसी वजह से हम डिवाइडर के पॉइंट को क्या नहीं करते हैं, ग्राइंडिंग के माध्यम से हार्ड नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसको कई जगह पर पूछ लेता है, जैसे कि चीजलिंग करते समय हमारी चीजल शार्पनेस खत्म हो गई, हम दोबारा चीजलिंग को ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद हमने पाया कि चीजल प्रॉपर कटिंग नहीं कर रही है या चीजल में क्रैक्स आ गए हैं। तो कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हीट ट्रीटमेंट का ज्ञान होना जरूरी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। चीजल का पॉइंट हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है, यदि गर्म हो रहा है और धीरे धीरे हमने ठंडा होने दिया तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा भाई, सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो प्रॉपर कटिंग नहीं करेगी। तो वो कोई भी क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको इन डेप्थ हर चीज की नॉलेज है तो आप आंसर आराम से दे दोगे और फंसने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ऑयल स्टोन से शार्प करना सही है, क्योंकि ग्राइंडिंग से पॉइंट सॉफ्ट होकर एक्यूरेसी कम कर देता है या वो घिस जाता है, तो जिस वजह से हम लोग ग्राइंडिंग को अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिवाइडर पॉइंट को सही जगह सेट करने के लिए किस पंच मार्क्स का उपयोग किया जाता है। विच पंच मार्क्स इज यूज्ड टू अलाइन एंड सीट द डिवाइडर पॉइंट एक्यूरेटली। क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा यहां पे, क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, फटाफट से बताइए। बताइए क्या करेक्ट है। केस हार्डनिंग हमेशा हम लोग माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील की करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज है ये जो हमारा डिवाइडर है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हम लोग हार्ड एंड टेम्परिंग करते हैं ना।
यहां पे क्या निकल के आ रहा है, यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा? यदि हम लोग बात करें किसका, डिवाइडर पॉइंट को सही जगह सेट करने के लिए किस पंच मार्क्स का उपयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, पंच से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछ लेता है। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन बिकॉज आपने कई बार इन क्वेश्चंस को देखे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस कॉमन लगते हैं, जबकि ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सेंटर पंच मार्क्स एट 90 डिग्री, सेंटर पंच जो होता है उसका एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल डिवाइडर के पॉइंट को स्थान प्रदान करने के लिए नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि डिवाइडर को सही जगह सेट करने के लिए किस पंच से हम लोग मार्क करेंगे या निशान लगाएंगे। पिन पंच मार्क एट 45 डिग्री, क्या पिन पंच जिसका एंगल 45 डिग्री है उसका इस्तेमाल करेंगे? तो ये तो कोई पंच होता ही नहीं है जिसका एंगल 45 डिग्री और पिन पंच नाम हो। प्रिक पंच मार्क एट 30 डिग्री, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिक पंच जिसका एंगल हमारा 30 डिग्री हो, और प्रिक पंच जिसका एंगल 60 डिग्री हो उसका इस्तेमाल हम कहां कर लेते हैं? विटनेस मार्किंग के लिए, यानी कि साक्षी चिन्ह लगाने के लिए। ठीक है, साक्षी चिन्ह लगाने के लिए कैसे? जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के बाद में क्या होता है, आफ्टर मार्किंग हमारा मार्क चिन्ह मिट सकता है, तो उसको पक्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पंच मार्क्स लगाते हैं। तो वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा क्या होता है? वो हमारा किसका बना होता है? ध्यान रखिएगा, है ना, वो हमारा कौन सा होता है? प्रिक पंच मार्क एट 60 डिग्री, है ना। निमी की बुक में टूल स्टील दिया हुआ है, टूल स्टील, अब देखो यहां पे कितना कंफ्यूजन है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। टूल स्टील का मतलब क्या होता है? टूल स्टील का मतलब क्या है? यदि कहीं किसी जगह पे किसी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि स्क्राइबर टूल स्टील का बना है, और दूसरी बुक में मैं बता रहा हूं आपको कि हमारा स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना है, तो कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है बताइए भाई, सभी लोग बताइए कौन सा करेक्ट है। ये थोड़ा कंफ्यूजन, जो बेसिक कंफ्यूजन है ना, जो चीजें आपको दिक्कत कर जाती हैं कई बार कि यार ये अलग मटेरियल, यहां अलग है, यहां अलग है, तो वो क्या है ना, समस्या हो जाती है। दोनों में क्या अंतर है बताइए, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? कौन सा करेक्ट होगा? यदि मैं बोलता हूं कि हमारा स्क्राइबर जो है, स्क्राइबर बोले, डिवाइडर बोले, वो किस मटेरियल का बना है? टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। क्या टूल स्टील गलत है? क्या टूल स्टील गलत है? नहीं, टूल स्टील भी गलत नहीं है। ध्यान रखिएगा, टूल स्टील उस स्टील को बोला जाता है, यानी उस मटेरियल को बोला जाता है जिस मटेरियल से हम कटिंग टूल्स बनाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो यदि ऑप्शन नहीं है, यदि देखो, एक तो हमको पता है कि एग्जैक्ट ये हाई कार्बन स्टील का बना है, यदि एग्जैक्ट हमको मटेरियल पता है, मटेरियल ऑप्शन में है, तब तो हम क्लियर मटेरियल की तरफ जाएंगे। लेकिन कई बार वो एग्जैक्ट मटेरियल ना देके आपको टूल स्टील मटेरियल दे देता है ना, टूल स्टील मटेरियल दे देता है। तो जिस स्टील से टूल बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों से टूल बनाते हैं, तो वो टूल स्टील कैटेगरी में आ जाता है। तो वो भी गलत नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो क्या है ना, आपको यदि मैं यहां हाई कार्बन स्टील बोल रहा हूं, आपने किसी बुक में टूल स्टील पढ़ा है, तो वहां डाउट आ जाता है कि यार सर गलत बता रहे हैं या ये बुक गलत है। बस चीजों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, ना तो वो बुक्स गलत है ना ही मैं गलत बता रहा हूं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पे मिस्टेक्स ना करो। कई बार हम देख रहे हैं कि वहां पे टूल स्टील है, यहां पे पर्टिकुलर हाई कार्बन स्टील है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट हम लोग किसको करेंगे? हाई कार्बन स्टील। क्योंकि देखो, एक है, एक मैं ये बोलूं कि यहां पे दो लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूं यहां पे, यहां बना देता हूं ना मैं अपना चित्र, है ना, ये हूं मैं, थोड़ा सा गंदा सा बना है लेकिन कोई बात नहीं। और ये खड़ा है अभी अपना अजय, है ना, ये अजय खड़ा है जिसका सवाल था, ये अजय खड़ा है।
अब कोई बोलेगा यहां पे मेरे को इंडिकेट करके, मैं 1 नंबर पर, अजय 2 नंबर पर खड़ा है। अब किसी ने इंडिकेट करके बोला कि ये कौन, 1 नंबर कौन है, और वहां पे ऑप्शन दिया, क्या ये आदमी है, औरत है, जानवर है या पक्षी है। तो आप क्या बोलोगे, अरे सिंपल दिखाई दे रहा, आदमी है, मैन है ना। और दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये दिनेश है, पर्टिकुलर नाम दे दिया कि ये दिनेश है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो वो ब्रॉड कैटेगरी में बोल रहा है कि टूल स्टील का बना है ना। टूल स्टील के अंतर्गत जैसे कि हमने देखा कि हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों ही आते हैं। तो यदि एग्जैक्ट दिया है तो एग्जैक्ट की तरफ जाना है, नहीं तो वो थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी भी दे सकता है। समझ रहे हो ना, अभी ये इमेज की तरफ नहीं जाना, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, और अजय कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पे 12 नंबर का है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ डिवाइडर इन लेआउट वर्क। लेआउट कार्य में डिवाइडर का मुख्य उपयोग क्या है। लेआउट कार्य में डिवाइडर का मुख्य वर्क क्या है, क्या होगा। लेआउट कार्य में डिवाइडर का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है, प्राइमरी यूज। ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी यूज की बात कर रहा है। क्या करेक्ट होगा 12 नंबर का। ए ऑप्शन में बोल रहे हैं ड्राइविंग स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन, ड्राइंग स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइन, यानी कि क्या सीधी लाइन खींचने के लिए, समांतर लाइन खींचने के लिए या ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, या फाइलिंग मशीनिंग के बाद साइज को जांचने के लिए, या फिर वृत्त और चाप खींचना, दूरी को ट्रांसफर या स्टेप करने के लिए, ब्लाइंड होल का व्यास मापना और स्प्रिंग जॉइंट की जांच करने के लिए। क्या निकल के आ रहा है यहां पे, यदि हम लोग डिवाइडर की बात करें, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, देखो डिवाइडर, डिवाइडर मतलब क्या है, डिवाइड करने के लिए। डिवाइडर मतलब डिवाइड करना, पार्ट में बांटना, भागित करना जिसको हम लोग बोले। तो डिवाइडर किस लिए यूज करते हैं, यदि हमको क्या करना हो, डिवाइड करना हो, स्टेपिंग करना, स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस मतलब ये एक रेखा है, इस रेखा को मुझे 10 मिलीमीटर की बराबर डिस्टेंस में मापना है। तो मैं क्या करूंगा, एक डिवाइडर लूंगा, उस डिवाइडर के दोनों लेग को 10 मिलीमीटर ओपन करूंगा, यानी कि इस लेग से इस लेग के बीच की दूरी क्या है, 10 मिलीमीटर है। और मैं एक लेग को यहां रखूंगा और इसको यहां से काटूंगा, फिर ये यहां कटा है, दूसरी लेग यहां पे फिर रखूंगा, फिर यहां से काटूंगा, फिर ऐसे रखूंगा, यहां से काटूंगा, ऐसे रखूंगा यहां से। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, 10 10 10 10 10 10 10 mm में स्टेपिंग कर रहा हूं। या फिर ट्रांसफरिंग करना, माप को ट्रांसफर करना है, तो मुझे पता है कि ये 10 मिलीमीटर दोनों लेग ओपन है। मैंने क्या किया, एक स्टील रूल लिया, उस स्टील रूल के ऊपर ग्रेजुएशन है, एंड उस स्टील रूल पे मैंने यहां पे रखा, दूसरी लेग को यहां रखा, मुझे पता है इसके बीच में 10 mm का गैप मैंने कर लिया। तो क्या मैं इस माप को यहां लेके जा सकता हूं, इसीलिए तो मैंने ट्रांसफर किया, ये स्टेपिंग करी, यहां से मेजर किया। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां से कर रहे हैं, डिवाइडर से कर रहे हैं। साथ साथ में ये तो आपको क्लियर ही है कि हमको आर्क बनाना है, वृत्त बनाना है, तो इस सब को ड्रॉ करने के लिए हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ड्राइंग सर्कल एंड आर्क, ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंसेस दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। आर्क बनाना हो, सर्कल बनाना हो, किसी दूरी को ट्रांसफर करना हो, स्टेपिंग करना हो, तो इन सभी के लिए हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे समझिएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कैलिपर्स के बारे में कौन सा कथन सही है मापने का तरीका और इसकी सीमित सटीकता के अनुसार। किस किस के अनुसार बोल रहा है, देखिएगा। विच स्टैंडर्ड अबाउट कैलिपर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग देयर मेजरमेंट मेथड एंड लिमिटेड एक्यूरेसी। क्या करेक्ट होगा, फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए। क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा, क्या करेक्ट आंसर यहां से निकल के आएगा आप लोगों का। विच स्टेटमेंट अबाउट कैलिपर इज करेक्ट रिगार्डिंग देयर मेजरमेंट मेथड एंड लिमिटेड एक्यूरेसी।
क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बोल रहा है कैलिपर आर डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विथ 0.05 मिलीमीटर एक्यूरेसी। क्या ये सही बोल रहा है? तो आप बोलोगे सर गलत बोल रहा है। कैलिपर्स मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइजेस डायरेक्टली एंड डोंट नीड अ स्टील रूल फॉर सेटिंग। यानी कि जो कैलिपर्स होते हैं, चाहे आउटसाइड कैलिपर्स हो, इनसाइड कैलिपर्स हो, ये डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको ये पता है कि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है। कैलिपर्स आर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ट्रांसफरिंग मेजरमेंट from a steel rule to a job with accuracy limited to 0.5 मिलीमीटर। क्या ये ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है? क्या ये ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हमको क्या पता है, जो कैलिपर्स होते हैं हमने पढ़ा है कि वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनकी एक्यूरेसी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और यहां पे हम लोग स्टील रूल के साथ इनका उपयोग करते हैं, और स्टील रूल को अभी हमने देखा था कि उसकी एक्यूरेसी 0.5 mm होती है मीट्रिक सिस्टम में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे कैलिपर्स होते हैं, जिसमें आउटसाइड कैलिपर्स और इनसाइड कैलिपर्स दोनों ही कैलिपर्स होते हैं। आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप को चेक करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो हमारे इनसाइड कैलिपर्स होते हैं उनको अंदरूनी माप को, इनसाइड साइज को मेजर करने के लिए किया जाता है। और इनकी एक्यूरेसी स्टील रूल की एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती है, और स्टील रूल की एक्यूरेसी 0.5 होती है, इसलिए इनकी भी एक्यूरेसी 0.5 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, जेनी कैलिपर का सही उपयोग और इसके वैकल्पिक नाम क्या है? विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द फंक्शन एंड क्या बोल रहा है यहां पर, अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ जेनी कैलिपर। क्या होगा भाई? क्या अल्टरनेटिव नेम है? साथ साथ में विच ऑप्शन इज करेक्टली डिफाइंस द फंक्शन, कौन सा ऑप्शन उसके फंक्शन को करेक्टली डिफाइन कर रहा है? कौन सा ऑप्शन फंक्शन को करेक्टली डिफाइन कर रहा है? साथ साथ में अल्टरनेटिव नाम्स क्या है, अदर नेम्स क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का? बताइए 14 नंबर का जेनी कैलिपर्स के बारे में। ऑप्शन बोल रहा है यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन टू इनसाइड और आउटसाइड एजेस, आल्सो कॉल हर्मोफ्रोडाइट और ऑडलैक कैलिपर। क्या होगा करेक्ट आंसर? यानी कि गोल छड़ों का केंद्र निकालने के लिए जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, आंतरिक किनारे बाहरी किनारों के पैरेलल रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, और इनके जो अन्य नाम हैं हम लोग हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑडलैक कैलिपर, जेनी कैलिपर, इन सभी कैलिपर्स के नाम से हम लोग जेनी कैलिपर को जानते हैं। तो ए ऑप्शन में ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, और ये पूरा का पूरा सार नजर आता है कहीं ना कहीं जेनी कैलिपर का, जहां से बार बार क्वेश्चंस आपके आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जिससे क्या है ना, एक बार में हम लोग एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक ऑप्शन पढ़ रहे हैं, जिससे सारी ही चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएं और सारी ही चीजें आपकी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। यहां पर देखिएगा, विच पंच एंगल मेच द करेक्ट एप्लीकेशंस, किस पंच का कोण किस कार्य के लिए सही है? किस पंच का कोण किस कार्य के लिए सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है? पंच एंगल्स एंड पंच के यूजेस आपको क्लियर हैं तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ये सभी क्वेश्चंस बेसिक फिटिंग से रिलेटेड हैं, तो आपको क्या है ना, बेसिक फिटिंग्स आपने कई बार पढ़ी होगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही रहता है और आप फिटर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं या टर्नर के स्टूडेंट्स हैं, किसी के भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिक फिटिंग सभी में है। जो बेसिक वर्कशॉप एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे हम लोग यूज करते हैं इनका, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत बढ़िया। क्या निकल के आ रहा है? सी ऑप्शन निकल के आ रहा है। हमको पता है 90 डिग्री सेंटर पंच होता है, लेकिन ये विटनेस मार्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये सेंटर को निशान लगाने के लिए, यहां पे ड्रिल करना है उसके लिए पहले निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 60 डिग्री प्रिक पंच, ये लोकेशन सेंटर फॉर ड्रिलिंग नहीं होता है, क्योंकि लोकेशन सेंटर फॉर ड्रिलिंग ये 90 डिग्री सेंटर पंच होता है। और विटनेस मार्किंग की बात करें तो विटनेस मार्किंग के लिए हमारा कौन सा होता है? विटनेस मार्किंग के लिए कौन सा होता है? विटनेस मार्किंग के लिए होता है 60 डिग्री प्रिक पंच।
30 डिग्री prick punch लाइट मार्क फॉर प्रॉपर सिटिंग ऑफ डिवाइडर। अभी हमने देखा था 30 डिग्री prick punch का इस्तेमाल डिवाइडर की सिटिंग के लिए हल्के मार्क निशान लगाने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में क्या बोल रहा है, 30 डिग्री सेंटर पंच नहीं होता, क्लियर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सारे ही एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 90 डिग्री सेंटर पंच की बात करें ड्रिलिंग के लिए, केंद्र खोजने के लिए, 60 डिग्री prick पंच विटनेस मार्किंग के लिए, 30 डिग्री prick पंच लाइट मार्क फॉर प्रॉपर सिटिंग ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान प्रदान करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, 16 नंबर का अगला क्वेश्चन है। यहां पर बोला है हाउ आर द टू जेनी कैलिपर टाइप आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन लेग डिजाइन। क्या बोल रहा है, जेनी कैलिपर के दो प्रकार लेग डिजाइन के आधार पर कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं। जो जेनी कैलिपर्स है वो दो प्रकार का होता है, उसके डिजाइन के आधार पर, तो उसको कैसे पहचानते हैं। हाउ आर द टू जेनी कैलिपर टाइप आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन लेग डिजाइन। क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पे, बेंट लेग टाइप बाहरी किनारों के समानांतर रेखा खींचने के लिए उपयोग होता है। डिवाइडर पॉइंट लेग टाइप फाइंड सेंटर ऑफ राउंड बार। बेंट लेग इज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट। क्या डिवाइडर पॉइंट लेग केंद्र खोजने के लिए, बेंट लेग बाहरी माप के लिए, या फिर बेंट लेग अंदरूनी किनारों के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, हील टाइप बाहरी किनारों के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। तो हमने दो टाइप के जेनी कैलिपर पढ़े, जहां से बार बार क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है और बार बार कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार और क्लियर कर देते हैं जिससे क्लियर हो। देखो यहां पे जो हमारा बेंट लेग कैलिपर है वो बाहर की तरफ सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। यहां पे यहां पे क्या होता है, जो हमारी लेग है वो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ना कि अंदर की तरफ। तो वहां से क्या है, कंफ्यूजन नहीं हो। कई बार क्या है ना, ये बेसिक सी चीजें भी पूछ लेते हैं ताकि वो ये समझ सके कि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया। क्योंकि आप कोई बेंट लेग बस पढ़ा है, आपने इन प्रैक्टिकल नहीं देखा या नहीं ऑब्जर्व किया कि आखिर कैसे किधर की तरफ बेंड होती है, क्या अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि अंदरूनी किनारे के पैरेलल रेखा खींचनी है तो बेंट लेग कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेंट हमारी किस तरफ बेंट होती है, बाहर की तरफ होती है। क्यों, ताकि ये वाले किनारे से सटकर वो चल सके, यानी कि उससे स्लाइड कर सके इस किनारे से। तो इस किनारे से स्लाइड करेगी तो इसके पैरेलल ये वाला, क्योंकि ये तो बराबर ओपन है, तो इसके पैरेलल ये डिवाइडर हमारा पूरा जो है, ये जो स्क्राइबर पॉइंट है वो जो है रेखा ड्रॉ करेगा। तो अंदरूनी किनारा कौन सा होता है, ये हमारी एज है। जो नीचे वाला किनारा है वो अंदर का किनारा है, ऊपर वाला किनारा है वो बाहर का किनारा है। तो अंदर वाले किनारे के पैरेलल रेखा खींचने के लिए बेंट लेग टाइप कैलिपर, जेनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर की तरफ बेंट होती है। और इसमें क्या होता है, यदि हम लोग हील टाइप की बात करें तो इसमें इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक हील बना दी जाती है। हील मतलब इस तरीके से, जैसे हमारी हील होती है, चप्पल की हील होती है, तो वैसे ही क्या है, ये हील बना दी जाती है जिससे कि हमारा जो बाहरी एज है इसके ऊपर जो है ये हील जो है टिक सके, इस तरीके की। तो इसके पैरेलल रेखा खींचने के लिए हम लोग हील टाइप कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों टाइप में क्या है ना, कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अंदरूनी एज से ही तो भैया टकराएगा, क्योंकि बाहर की तरफ मुड़ा होता है वो किनारा। तो ये इसलिए बता रहा हूं सो दैट कि भूले नहीं। आपने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए। केवल अभी याद है उस तरीके से नहीं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सो दैट कि एग्जाम में ना भूले। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि एग्जाम में हम मार्क्स ला पाए। कैलिपर विथ बेंट लेग आर यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन पैरेलल अलोंग एन इनसाइड एज एंड द हील टाइप कैलिपर कहां पर यूज होता है, जहां पे आउटर एज के पैरेलल रेखा खींचनी है। तो यहां पे बेंट लेग की बात करें तो ये कहां यूज होगा, पैरेलल अलोंग एन इनसाइड एज। ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो एक एक इमेज जो है वो हमको कुछ ना कुछ
समझाना चाहती है, कुछ ना कुछ बताना चाहती है, तो हमको उस, देखो यदि आपके पास में ऑप्शन है प्रैक्टिकली देखने का, आप कहीं वर्कशॉप में हो, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप इन प्रैक्टिकल चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। नहीं है तब भी आपके पास में ऑप्शन है। आजकल इमेज बहुत बढ़िया आपको इस तरीके से समझा देती है। बस ये है कि होता क्या है ना, कंप्लीट नहीं, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करा जाए। अरे जल्दी कंप्लीट करने का नहीं है, एक टॉपिक यदि उठाया है तो उसको अच्छे से समझना, ठहरना होगा उस टॉपिक के ऊपर, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अरे यार यहां से तो नहीं आ जाएगा यार, और वो जब तक आप ठहरोगे नहीं वो चीजें मिलेंगी नहीं। और मैं बता रहा हूं कि एक बार ठहर के चीजें पूरी देख ली, आपके एक एग्जाम नहीं मल्टीपल एग्जाम निकलेंगे। और तुमने वो स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनके एक से ज्यादा कई एग्जाम्स निकले हैं। क्यों निकले? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कुछ एग्जाम पेपर देने जाते हैं तो, और कई लोगों का ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर हम नोट्स कैसे बनाएं, सर आप नोट्स दे दो। तो टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे केवल आपको समझने की आवश्यकता है, नोट ही करना है तो सब तो बुक में लिखा है, केवल आपको अपने शॉर्ट नोट बनाना चाहो वो बना लो, जहां पे केवल वो उस पर्पस के लिए कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसको डायरेक्ट आप पढ़ सको और तुरंत आपके दिमाग में वो पूरी चीजें घूम सकें जो आपने पढ़ी थी। केवल इतना उद्देश्य होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बढ़िया रच रच के लिख रहे हो, इतना सारा फेयर बना लिया आपने, यहां एक एक चीजें लिखे, कोई काम की नहीं है बिलीव में, समझ रहे हो? केवल आपको समझने की आवश्यकता होती है टेक्निकल में। यहां पे क्या है भाई, सेंटर पंच का मुख्य उद्देश्य और इसकी विशेषता क्या है। सेंटर पंच का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसकी विशेषता क्या है? तो सेंटर पंच हमने देखा था 90 डिग्री एंगल होता है, लोकेटिंग हॉल सेंटर फॉर ड्रिलिंग, मार्क इन वाइड बट नॉट टू डीप। क्योंकि जो 90 डिग्री सेंटर पंच होता है उसका निशान कैसा होता है, वाइड होता है, यानी कि चौड़ा होता है। क्योंकि इसका एंगल कैसा होता है, एंगल होता है इस तरीके से 90 डिग्री का। और यदि हम प्रिक पंच की बात करें उसका एंगल होता है 30 डिग्री का, और ये है 90 डिग्री का। तो ये क्या होता है, चौड़ा होता है। ये पतला होता है इसलिए गहरा जाता है लेकिन चौड़ा नहीं होता। ये कैसा बनाता है, गहरा छिद्र बनाता है लेकिन चौड़ा नहीं बनाता। ये चौड़ा बनाता है लेकिन गहरा नहीं बनाता। दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो कई बार यहां से मार्क, निशान जो बनता है सेंटर पंच से, वो किस तरह का बनता है, वहां से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है और वहां पे फंसाने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन, इंजीनियर्स के हथौड़े के मुख्य भाग, उनकी सामग्री और डिजाइन के पीछे सही कारण क्या है? विच कॉम्बिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स द पार्ट्स, मटेरियल्स एंड फंक्शनल डिजाइन रीजन ऑफ एन इंजीनियर्स हैमर। जो हमारे इंजीनियर्स हैमर हैं, जो इंजीनियर्स हैमर हैं वो क्या होता है, हमारे अलग अलग टाइप्स के हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यहां पे उसी के बारे में, हथौड़े का हेड माइल्ड स्टील का होता है, हैंडल कठोर लकड़ी का होता है, ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहां पे हैमर का हेड जो है क्या वो माइल्ड स्टील का होता है? तो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हैमर का जो हेड है वो किसका बना होता है, ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बना होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। हैमर हेड इज मेड ऑफ ड्रॉप फोर्ज्ड हाई स्पीड स्टील का बना होता है, क्या ये सही है? एंड आई होल इज अंडर राउंड, जो हमारा आई होल है वो राउंड फॉर इजी हैंडल फिटिंग, राउंड होता है क्या आई होल? तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। हैमर हेड इज मेड फॉर ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील, नॉट हाई स्पीड स्टील। ध्यान दीजिएगा, क्या है, हैमर हेड इज मेड ऑफ ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील, ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील। वुडन हैंडल मस्ट ऑब्जर्व शॉक, यानी कि जो हैंडल होता है लकड़ी का क्यों होता है, सो दैट की शॉक को ऑब्जर्व कर सके। चीक इज द मिडिल सॉफ्ट पार्ट वेयर वेट इज स्टाम्प्ड, जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको चीक बोला जाता है, उसके ऊपर वेट को स्टाम्प्ड किया होता है, लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये जो है, यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो इसके मटेरियल के बारे में पूछ लेता है, हैंडल के बारे में पूछ लेता है कि लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, सो दैट की शॉक ऑब्जर्व कर सके। चीक जो भाग होता है, गाल जो पार्ट होता है हेड का, उसके बारे में पूछ लेता है कि
आपका बेसिकली उसके ऊपर वजन किसके ऊपर स्टाम्प्ड होता है ना, चीक के ऊपर स्टाम्प्ड होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखो उस तरीके से चीजें मैं करा रहा हूं, उस तरीके से डिजाइन करा है कि आप यदि एक बार देख ली तो वो सारा कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको मतलब एक रियलाइज हो जा रहा है, हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट है वो नजर में आती जा रही है। बाकी तो डिटेल्स में ऑल चीज पढ़ा ही है आपको, लेकिन फिर भी एक पूरा रिवाइज, जो क्विक रिवाइज बोले, या जहां पे पूरा डीप जो सुकड़ के जो मेन मटेरियल है वो आपको मिल जाए। यहां पर समझिएगा, इंजीनियर्स के हथौड़े के फेस का सही डिजाइन क्या है और मार्किंग के लिए कौन सा वजन उपयुक्त होता है। व्हाट इज द करेक्ट फेस डिजाइन ऑफ एन इंजीनियर्स हैमर एंड व्हाट वेट इज यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा यहां से, क्या राइट आंसर होगा यहां पे? फेस इज फुली फ्लैट फॉर मैक्सिमम पंचिंग फोर्स, यानी कि जो फेस होता है वो पूरी तरह से फ्लैट होता है ताकि मैक्सिमम पंचिंग फोर्स लग सके। 125 ग्राम यूज्ड फॉर मार्किंग, मार्किंग पर्पस के लिए 125 ग्राम का यूज करते हैं। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि फेस हमारा कॉनकेव फेस बनाया जाता है ना, कॉन्वेक्स फेस बनाया जाता है। इस तरीके से कॉन्वेक्स फेस होता है ना हमारे हैमर का, ये जो है कॉन्वेक्स क्यों बनाते हैं? ताकि डिगिंग से बच सकें, हमारे जो किनारे हैं वो कहीं गड्ढा ना करें। तो देखो यहां पे फेस इज शार्प टू अवॉइड डिगिंग, शार्प बनाया नहीं जाता। फेस इज केस हार्ड एंड अपोजिट टू चीक, फेस के अपोजिट चीक नहीं होता, फेस के अपोजिट पीन होता है, तो ये भी गलत हो गया। फेस हैज स्लाइट कॉन्वेक्सिटी, यानी कि हल्की सी कॉन्वेक्सिटी होती है। एंड अवॉइड एज डिगिंग, किस लिए होती है? ताकि डिगिंग गड्ढा बनने से रोके। यूज्ड फॉर चिपिंग, बेंडिंग, पंचिंग। 250 ग्राम यूज्ड फॉर मार्किंग, यानी कि जो हमारा हैमर है उसमें फेस में कॉन्वेक्सिटी होती है। इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग? चिपिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी अलग अलग जगह बेंडिंग में, पंचिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मार्किंग के लिए जो हथौड़ा हम इस्तेमाल करते हैं उसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम। उसका वजन कितना होता है भैया? 250 ग्राम, या हम लोग बोले पौआ भर ग्राम होता है ना, 250 ग्राम बोलते हैं ना भैया, एक पाव, गांव में बोलते हैं पौआ भर, तो वही वाला। अब वो वाला पौआ मत समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर का? क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन के सही अनुप्रयोग क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन हैमर? क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में पूछा गया है, क्या करेक्ट आंसर होगा? कुछ स्टूडेंट्स का फोकस बिल्कुल क्लास पे नहीं है, उनको टेस्ट कब होगा, ये वाला कब होगा, जल्दी करो, मतलब सारी चीजें अवेलेबल होने के बाद भी। यहां पे देखो क्या करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या करेक्ट है। विच ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन? दोनों की बात कर रहा है कि क्रॉस पिन का एप्लीकेशन कहां है, क्रॉस पिन कहां यूज होता है और स्ट्रेट पिन कहां यूज होता है। देखो समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं जहां पे सारी चीजें समझ में आ सके। बॉल पिन यूज्ड फॉर चिपिंग, स्ट्रेट पिन स्प्रेड्स मेटल इन वन डायरेक्शन, यानी कि बोल रहा है कि बॉल पिन चिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेट पिन धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए करते हैं। तो बॉल पिन हैमर क्या होता है? कोई डिजायर्ड शेप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि चिपिंग के लिए। डिजायर्ड शेप का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको रीमिंग करनी है, या तो उस जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेटली बॉल पिन का करेंगे। लेकिन ऑप्शन में तो, क्वेश्चन में तो बॉल पिन के बारे में पूछा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये भी ध्यान देना है, कई बार ये स्टेटमेंट करेक्ट लगेगा लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन यदि स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन वो क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रहा, तब भी फंस जाते हो। तो इस चीज का ध्यान देना है, इस चीज का
ध्यान देना है आपको। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखो एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रोल अदा कर रहा है। केवल ये क्वेश्चन भर नहीं सिखा रहा है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या गलती हो सकती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं देने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट कि आपका एग्जाम निकल सके। तो यहां पे तो बॉल पिन के बारे में पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। क्रॉस पिन इज यूज्ड ओनली फॉर रिवेटिंग, तो क्रॉस पिन रिवेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बॉल पिन इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन क्रॉस पिन स्प्रिट्स मेटल इन वन डायरेक्शन, जो क्रॉस पिन है एक डायरेक्शन में खींचने के लिए। स्ट्रेट पिन इज यूज्ड फॉर वर्किंग एट कॉर्नर, यानी क्रॉस पिन जो है वो धातु को एक डायरेक्शन में फैलाने के लिए, और स्ट्रेट पिन कोनों पर काम करने के लिए। क्या करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में क्या बोल रहा है? स्ट्रेट पिन रिवेटिंग के लिए, तो ये तो यही गलत हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल के आ रहा है। देखो यहां पे मैंने क्या किया, मुझे यदि एक चीज भी पता है ना कि बॉल पिन हैमर का यूज क्या है, तब भी मैं राइट ऑप्शन की तरफ पहुंच पा रहा हूं, बिकॉज मैंने ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का इस्तेमाल किया। मैंने यहां पे देखा कि बॉल पिन के बारे में पूछ नहीं रहा है, इस ऑप्शन को हटाया। क्रॉस पिन यूज्ड ओनली फॉर रिवेटिंग, मुझे केवल इतना पता है रिवेटिंग डिजायर्ड शेप देने के लिए बॉल पिन का इस्तेमाल करते हैं, इसको हटा दिया। क्रॉस पिन स्प्रिट्स मेटल इन वन डायरेक्शन, यहां पे मुझे कोई बॉल पिन से रिलेटेड नहीं दिख रहा था, मैंने अभी छोड़ दिया। मैं डी ऑप्शन में गया, स्ट्रेट पिन यूज्ड फॉर रिवेटिंग, मुझे पता है रिवेटिंग के लिए बॉल पिन यूज होता है। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, तीनों को एलिमिनेट किया, राइट ऑप्शन तक मैं पहुंच गया। तो यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यदि आपको टेक्निकल में चीजें क्लियर है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा दोनों को। देखो यहां पे क्या है ना, आपको अलग अलग पिन का मतलब क्या होता है। देखो ये है फेस, फेस का अपोजिट हिस्सा पिन कहलाता है। बॉल पिन हैमर की बात करें तो बॉल पिन हैमर का यूज कहां पर किया जाता है, हमको कोई शेप देना है ना, जैसे कि हमको रिवेट का हेड बनाना है, तो क्या करना है, शेप देना है। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। द बॉल पिन हैमर यूज्ड फॉर रिवेटिंग, तो रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर। ये क्या होता है, देखो पिन मतलब हैंडल के क्रॉस में जो पिन होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रेट हिस्सा है, जो नॉक बनी है, वो हैंडल को एक क्रॉस में है, यानी कि या बोले इस पिन के परपेंडिकुलर हैंडल है, तो इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं हम, ऐसे जब हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये पिन इस धातु को इस तरफ स्ट्रेच करेगी, खींचेगी। जैसे ही चोट लगाएंगे इधर की साइड खींचेगी, क्योंकि हम एंगल में ऐसे मार रहे हैं। तो धातु को जब हम लोगों को खींचना हो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में स्प्रेड करना हो, फैलाना हो, तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रॉस पिन का। स्ट्रेट पिन हैमर का जब हमको किसी कॉर्नर में चोट लगाना है, तो भाई कॉर्नर में लगाने के लिए ये हैंडल के स्ट्रेट में सीधा जो है वो स्ट्रेट पिन कहलाएगा, तो हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो यहां से एक और क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। स्टूडेंट्स यहां तक देख के छोड़ देता है, जबकि असली मटेरियल तो यहां पे छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, द बॉल पिन हैमर इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग अ चीजल इन पार्ट मेटल, यानी कि जब हमको मटेरियल को चिपिंग करके दो पार्टिंग में डिवाइड करना है, पार्टिंग करना है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी हम लोग बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पे भी बॉल पिन है, क्योंकि जब हम लोग यहां पे काटते हैं तो ठोकने के लिए अपोजिट साइड से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमको इसको अलग करने के लिए ठोकना पड़ता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर आपको इमेज दे देगा, या फिर वो पर्टिकुलर यदि चीजलिंग करके किसी मेटल को दो पार्टिंग में डिवाइड करना है, आप किसका इस्तेमाल करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्ट्रेट पिन की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीजें ना, ये हिडन जेम है आपके लिए जो मैं दे रहा हूं। देखो ये आ सकती हैं, और जब ये चीजें आती हैं तो फंसता है स्टूडेंट, क्योंकि बाकी चीजें तो आप समझ रहे हो कि जो मेहनत कर रहा है, चीजें बाकी चीजें तो सिंपल करके है ही, लेकिन इन चीजों की तरफ कहीं ना कहीं जोर देना पड़ेगा, चीजों को समझ। मतलब देखो अभी मैं आपको, देखो हकीकत दिल से बात बताऊं, अभी चीजें मरने मराने वाली हैं। अभी आपने मेहनत नहीं करी तो समझ लो आगे वैकेंसीज आने वाली नहीं है, आगे कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। जैसे तैसे सही जगह आ गए हो, चीजों स्टैंडर्ड मटेरियल मिल रहा है, तो उस चीज को यदि एफर्ट लगा रहे, बस समझते चलो। आप इतना करो कि हर क्लास देख डालो, हर क्लास देख लोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार यही बोलता हूं, क्या है स्टूडेंट्स, सर लाइव क्लास कब है, ये कब है, वो कब है। हर मटेरियल में कोर्सेस में आपको ऐड कर रहा हूं, हर एक चीज ऐड है, ऑलरेडी डिटेल्स ऐड है, सब कुछ है, बस आपको उसको
सही सीक्वेंस में सही तरीके से कवर करना है। तो ये बेसिक फिटिंग का हमारा क्लास फर्स्ट है, और मैं सभी लोगों से, जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि लाइव जुड़ने का प्रयास करें। यदि आप जुड़ सकते हैं तो, नहीं जुड़ सकते कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। लाइव जितनी ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, एक कनेक्टिविटी महसूस होती है, और क्लासेस में ना एक फ्लो आता है, एक एनर्जी होती है, और साथ साथ में आपकी चीजें क्लियर होती चलती हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ना अटेंशन पावर इतना कम हो गया है, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, उसमें क्या होता है, वो किसी क्लास में टिक ही नहीं पाता, मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ में ठहर ही नहीं पाता। तो वो थोड़ा सा देखो, यदि आप स्टडी कर रहे हो तो जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करने का ट्राई करो इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अभी आप एक लाइफ को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं वक्त आपसे, केवल और केवल 2-3 महीना कनेक्ट रहो, 2-3 महीना दिल से कनेक्ट रहो, मतलब, है ना। तो क्लासेस आपकी 9 PM पर क्लासेस रहता है, आपका शेड्यूल आपको दिखाई दे जाता है। ये 3 दिन रहता है, मंडे से वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपकी नॉन टेक की क्लासेस रहती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपको शेड्यूल मिल जाता है ना, आपको पहले से ही 3 दिन का शेड्यूल डाल के रखेंगे एवरी संडे, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा रिमेनिंग 2 डेज की क्लासेस का शेड्यूल, सो दैट कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिल जाएगा सुनील, निश्चिंत रहो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मेरा पर्पस यही है कि देखो, यदि आप कहीं से भी कैसे भी जुड़े हो, वीडियोस देखी, किसी ने रेफर किया, यदि यहां तक आए हो, और जो मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी समझ है, जो चीजें समझ में आती है, वो एटलीस्ट मैं आपको देना चाहता हूं कि भाई आए हो तो उसका कुछ फायदा मिल सके। लेकिन बस मैं एक ही बात बार बार बोलता हूं, ये जब ही होगा जब दोनों तरफ से बराबर एफर्ट होगा। यदि इधर आग है और उधर आग है तो मिल गई तो जला डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। पीडीएफ डालिए, उसको डाल देंगे ग्रुप में, डालिए। छत्तीसगढ़ एटॉम टेक्नीशियन नाम कैसे है?
कोर्स नहीं बनाया।